हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कांत केमिस्ट्री में। तो एक नए वीडियो में हम अगला टॉपिक जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बाद वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। तो जो भी विद्यार्थी इस बार क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार, लवण के जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखते। प्रश्न ये है कि जब पीतल के जो बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन, इसमें हम दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो धातु होती है अगर वो किसी कोई अम्ल से अभिक्रिया कर लेती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन जब पीतल एवं तांबे के बर्तन में, पीतल या तांबे के बर्तन में दही कहने का मतलब एसिड, दही में क्या होता है, एसिड होता है। जब हम दही को रखते हैं तो होता यह है कि जो कॉपर जो होता है, कॉपर में जब दही को हम रखते हैं तो क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो होता है एक विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है, विषैला पदार्थ, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, कहा जाता है कि कभी भी पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो दही कॉपर से अभिक्रिया करता है तो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का विषैला कहने का मतलब जहरीला पदार्थ बन जाता है, जो कि हमारे सेहत यानी कि शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, एक रहेगा हमारा अम्ल और एक रहेगा हमारा क्षार या भस्म, क्षार या भस्म। जब अम्ल और भस्म को मिलाया जाता है या रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लवण और जल देते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे HCl हमारा अम्ल है, प्लस NaOH क्या है, हमारा भस्म है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा लवण के रूप में NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। या बैलेंस है, चलिए बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, दो एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे HCl ले लिए और क्या ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। ठीक है, KOH ले सकते हैं। KOH क्या होता है, ये भी एक प्रकार का भस्म है। तो जब KOH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। क्या बनेगा, लवण के फॉर्म में KCl बनेगा और साथ में जल बनेगा। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ गए होंगे कि क्या होता है, जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बना दे, उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल ये दो रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचक से आप क्या समझते हैं, सूचकों के नाम लिखें। सूचक होता क्या, सूचक का मतलब होता है इंडिकेट करना। सूचक का मतलब इंडिकेट करना, कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल या क्षार को डाला जाए, तो अपना क्या करे, रंग परिवर्तन करे। क्या करे, रंग परिवर्तन करे, उसी को हम बोलते हैं सूचक। जैसे लिटमस पत्र, यहाँ पर बोल रहा है कि उसका नाम भी लिखे, तो जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं लिटमस पत्र का नाम सुना होगा आपने, लिटमस पत्र होता क्या है, ये एक प्रकार का पत्र है, यानी कि पेपर है, एक पौधे से बनाई जाती है। क्या होता है, एक पौधे से इसका निर्माण होता है। जब इस पर हम अम्ल या क्षार का
क्या करते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं तो ये अपना क्या करती है, कलर चेंज करती है। जैसे अगर लिटमस पत्र नीला है, अगर लिटमस पत्र नीला है, ठीक है, अगर इस पर हम क्या कर दे, अम्ल डाले, यानी कि अम्ल की कुछ बूंदे इस पर डाले, तो नीला है तो इसका कलर क्या हो जाता है, हम सब जानते हैं इसका कलर क्या होगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, लेकिन अगर कोई लिटमस पत्र लाल है, क्या है, लाल है, और लाल पर अगर हम लाल लिटमस पत्र पर हम क्या करें, क्षार को डाले, क्या डाले, क्षार को डाले, यानी कि भस्म को डाले, तो क्या होगा, जैसा ही हम लाल लिटमस पत्र पर क्या करेंगे, क्षार को डालेंगे, इसका कलर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो सूचक समझ गए होंगे क्या होता है। वैसा रासायनिक पदार्थ बोल सकते हैं या वैसा पदार्थ बोल सकते हैं जिस पर अम्ल या क्षार का प्रभाव पड़ता है, और पड़ने से क्या होता है, उसका कलर चेंज कर जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे मेथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज बोल सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और भी है, हल्दी है, और भी बहुत सारे है, क्या है, सूचक। ठीक है, तो ये सब क्या थे, सूचक थे। सूचक से समझ गए क्या, क्या समझे कि सूचक वैसा पदार्थ है जो क्या करे, अम्ल और क्षार के प्रभाव से अपना रंग बदल देता है। ठीक है, जैसे में लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाप्थिलीन हो गया, ये सब क्या है, हमारे सूचक है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया को लिखें, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराना है और उसका समीकरण हमको लिखना है। तो इसको नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, मिटा जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया को लिखे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करानी थी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हम सबका पता होगा, CaSO4 × ½ ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, जल से, इसकी अभिक्रिया जल से। तो जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराते हैं वो क्या बदल जाता है, वो जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जिप्सम में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराते हैं वो किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, जिप्सम में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जल है, जल के यहाँ पर आधा अणु है, जल के यहाँ पर 2 अणु है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आधा है तो 1.5 कर सकते हैं। ठीक है, इधर आधा जल है यानी 1/2 जल है और इधर 2 जल के अणु है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 1.5 जो जल के अणु होंगे जोड़ने पड़ेंगे। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3/2 को आप 1.1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसकी जब अभिक्रिया जल से हो गई तो हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया, जिप्सम। ठीक है, तो पूछ सकता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम जब जल से अभिक्रिया कराए तो क्या बना, जिप्सम बना। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया है और ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो आखिर विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो वो क्या करता है, H+ आयंस बनाने लगता है। क्या करता है, H+ आयन बनाने लगता है। और इसी H+ आयन के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन। चालन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, यानी कि कंडक्शन हो जाता है। क्या होता है, कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन को जब हम क्या करते हैं, अम्ल जैसे ही जल में जाता है वो अपने आयंस यानी कि H+ आयंस में टूट जाता है। और इसी H+ आयंस के कारण क्या होता है कि जो जलीय विलयन होता है अम्ल का वो विद्युत का चालन करने लगता है। तो इसके पीछे का कहानी क्या था वो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है,
कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, H+ आयन, H+ आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब धातु की अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो देखिएगा, जब भी हम धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे जिंक है हमारा, क्या है, जिंक धातु है, और H2SO4 ले लिए हम यहाँ पर। H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। जब जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराया जाएगा तो होगा क्या कि जिंक सल्फेट यानी कि लवण, जिंक सल्फेट लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है कि कैसे आपको पता चले, यानी कि हाइड्रोजन गैस की जांच करे, हाइड्रोजन गैस की जांच करे। तो हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए होता क्या है कि जब इस अभिक्रिया हो रही हो, जब यह अभिक्रिया किसी प्रखनली में हो रही हो, तो हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस की एक प्रकृति होती है, जब भी ये आग से क्या करे, अभिक्रिया करे। कहने का मतलब आग पर यानी कि लौ पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करिएगा तो यहाँ पर एक साउंड उत्पन्न होता है जिसका नाम है पॉप। कौन सा साउंड उत्पन्न होगा, पॉप। तो आपको करना क्या, अगर जांच करना है तो आपको क्या करना है, एक प्रखनली लेनी है। ठीक है, प्रखनली में क्या करना है, अम्ल और धातु को डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद क्या होगा कि दोनों अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही लवण और हाइड्रोजन गैस बना, आपको क्या करना है कि माचिस की तीली या मोमबत्ती की तीली को जला के क्या करना है, प्रखनली के सामने ले जानी है। अगर प्रखनली के सामने ले गए और वो क्या करे, पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, इसका मतलब यह है कि उससे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसका जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमेशा ऑलवेज हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। ठीक है, जैसे में जिंक प्लस H2SO4 क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के अणुसूत्र और उपयोग लिखें। धोने के सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों का क्या लिखना है, अणुसूत्र और उपयोग। देखिए, तो धोने का जो सोडा होता है जिसको हम धोवन सोडा ही बोलते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। और जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिएगा आप। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कि डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बताइए धोने का सोडा या धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या पूछ सकता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसके काम की यानी कि उपयोग की बात कर लेते हैं। तो धोने का सोडा का जो उपयोग होता है, देखिए धोने का सोडा हम सब जानते हैं, धोने का सोडा नाम से स्पष्ट है, कपड़े वगैरह को क्या करने में, धोने में, यानी कपड़ा वगैरह की साफ सफाई करने में होती है। और इसके साथ कांच उद्योग, जो कागज उद्योग होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या थे, धोने के सोडा का उपयोग। क्या क्या उपयोग थे, पहली नंबर बात क्या होगी, इसको धोने का सोडा मतलब किसी चीज को धोने में, किसको धोने में, तो कपड़े को धोने में। ठीक है, तो जितना भी सूती वस्त्र हो गया, किसी भी प्रकार के वस्त्र हो गए, उसी को धोने के लिए क्या यूज किया जाता है, धोवन सोडा का यूज किया जाता है। और साथ में जो कांच फैक्ट्री होती है, कागज फैक्ट्री होती है, उन सभी में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए, अगला हमारा क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो लोग सब जानते होंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अगर हम बोले खाबर सोडा तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मतलब खाबर सोडा होता है, इसका उपयोग आप लोग समझ गए होंगे। इसका उपयोग जो होता है क्या होता है,
हाँ, इसका जो उपयोग होता है भोजन वगैरह यानी कि जो भी खस्ता हो गया, पाव रोटी हो गया, इस सब को क्या करने में, स्पंजी करने में, क्या करने में, स्पंजी करने में, ठीक है। और साथ में ही इसका एक और भी उपयोग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, अग्निशामक यंत्र। किसमें, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है ये दो उपयोग है। पहला उपयोग क्या हो गया हमारा कि भोजन वगैरह, जैसे भोजन में क्या हो गया, पाव रोटी हो गया, खास्ता हो गया, इस सब को क्या करेगा, केक हो गया, इस सबको स्पंजी बनाने में। स्पंजी कहने का मतलब उसके बीच क्या होना चाहिए, स्पंजी। स्पंजी कहने का मतलब उसके बीच के खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको हम दबाए, क्या हो रहे, दबे फिर फूल जाए, तो उसको बोलते हैं स्पंजी, ठीक है। और सेकंड जो हमारा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, क्या है उपयोग, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, जब आप लोग देखे होंगे कि जब आग वगैरह लग जाती है तो एक जो होता है, क्या होती है, सिलेंडर होती है, रेड कलर की सिलेंडर होती है, जिसका यूज करते हैं हम आग को बुझाने में। क्या होता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो उसी में इसका मदद किया जाता है, उसी में इसका बहुत ही मदद होती है, ठीक है, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और इनके दोनों उपयोग भी याद होने चाहिए। इसके दो उपयोग क्या थे, इसके दो उपयोग क्या थे, पहला उपयोग जो थे हमारे क्या थे, कपड़ा वगैरह को साफ करने में, धोने के लिए, साफ सफाई करने में। और सेकंड जो उपयोग था हमारा क्या था, वो सेकंड उपयोग था कांच फैक्ट्री या कागज फैक्ट्री, इन सभी में भी इसका यूज किया जाता था। यही था हमारा आज का 7 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर एक दो और भी पार्ट में इसका वीडियो बन जाए, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जो होंगे जो कि बहुत ही वीवीआई होंगे, उनको हम क्या करेंगे, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए देखते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।